चलिए, आर वी रेडी? Online guys, can you just please confirm once? Okay, perfect. इकोनॉमिक्स। अच्छा, अपन इकोनॉमिक्स शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा 5 मिनट का दूसरा टॉपिक। एक डाउट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है नोट्स के रिगार्डिंग, राइट? नोट्स हम कैसे बनाएं, क्या बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, कहां क्या लिखना है, कैसे लिखना है। एक बार अपन उसको क्विकली एड्रेस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, नोट्स का पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस हमारे नोट्स का क्या होता है? क्विक रिवीजन। नोट्स हम बनाने बोलते हैं, इतना क्यों बोलते हैं? ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाए हर चीज को, ठीक है? रिवीजन, जैसा कि अपन ने देखा था कि मैक्सिमम जितनी ज्यादा आप रिवीजन करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो अब कैसे करें क्विक रिवीजन? क्विक रिवीजन के लिए लगेगी आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अब इतना बड़ा जो डेटा है हमारे पास में पूरी मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल का, अलग अलग चारों की चारों आप आखिरी में पढ़ सकते हो क्या एक बार में? टाइम पे लास्ट में जो अपन इतना अभी टाइम लगाएंगे 2-3 महीने पूरा पढ़ने के लिए, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वापस पूरे इसको डिटेल में वापस पढ़े, राइट? वहीं पर जरूरत पड़ती है हमें नोट्स की या शॉर्ट नोट्स की। पर्पस एज आई सेड कि पूरे एक बड़े कंटेंट को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं विदाउट लीविंग द कॉन्सेप्ट। अब वो करना कैसा है आपको, ठीक है? तो उसमें 2-3 पॉइंट्स रहते हैं मेन। तो सबसे पहले इंक्लूड डायग्राम्स, राइट? जैसा अभी अपन ने लॉ में देखा था, कौन सी वाली? ये वाली डायग्राम, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये वाली डायग्राम, ठीक है? पूरा 1-1.5-2 पेज का कॉन्सेप्ट भी हो गया एंड पूरा एक कवर भी हो गया। क्या है? सबसे पहली चीज हो गई डायग्राम्स। आप ऐसी बनाइए या फिर ऐसे, मतलब ट्री डायग्राम्स बनाइए, और कोई डायग्राम्स बनाइए एक सर्कल में, सर्कल बना के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि एक कोई टॉपिक है और उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे अपन ने देखे थे सेक्शन 10 के बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है? तो आप ऐसा बना सकते हैं, मे बी एक सर्कल बना लिया, यहां पर वो मेन टॉपिक लिख लिया जो भी है, एंड 1 2 3 4 5, राइट? पिक्टोरियल या ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो रहता है ना, वो हमारा माइंड जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है? सो दिस कैन बी वन वे। अब सर लिखना क्या क्या है, कैसे समझे हम? चलिए उसका भी अपन एग्जांपल देखते हैं। एक लॉ का देखते हैं, एक इकोनॉमिक्स का देखते हैं। लॉ 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 किधर गया अपना? ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? ये पॉइंट हमने आज क्या पढ़ा लॉ में? फॉर एग्जांपल कि सेक्शन 10 में देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स एंड देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि सेक्शन 10 में नहीं है बट विच आर स्टिल मैंडेटरी, ठीक है? तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? आपको एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू शेयर। एलिमेंट्स लिख लिया अपन ने, उसमें क्या है मेरे पास? 2, एक सेक्शन 10 में जो दिए हुए हैं, एक अदर देन सेक्शन 10 या डायरेक्टरी जो है अपनी, मतलब जो डायरेक्टरी पॉइंट्स है, ठीक है? अब ये वाले पॉइंट्स अपन ने देखे, इन पॉइंट्स का अब सर इतने सारे बड़े को कैसे लिखना है? पूरा लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको जो साइड हेडिंग्स है मेन अपनी, वो साइड हेडिंग सारी लिखनी है। जैसे 2 पार्टीज, यहां पे अपन ने लिख लिया 2 पार्टीज। दूसरा क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा
अदर फॉर्मेलिटीज एंड सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। वैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है आपने पॉइंट्स लिख लिए। यहां पे मैं आपको एक रफ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ऑब्वियसली यू कैन प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे। ऐसा आपने लिख लिया। अब सर सिर्फ साइड हेडिंग्स लिख के हो जाएगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। अभी तक चल जाता था 10th में 12th में, बट फाउंडेशन में, सीए में, पूरे ही सीए में आपको अंदर का कंटेंट भी उतना ही मैटर करेगा जितना कि हेडिंग्स। अब पूरा अंदर का जो कंटेंट है वो कोई, देखिए कोई भी AIR1 भी जो आता है वो कोई मतलब 100% मॉड्यूल का कोई कॉपी लिख नहीं सकता, किसी को ऐसा याद नहीं रहता और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। बट एक्सपेक्टेड क्या है कि जो की कॉन्सेप्ट है, की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, वो आपके आंसर में आने चाहिए। तो यहां पर जैसे टू पार्टीज के सामने हमारा टू पार्टीज का मेन पॉइंट क्या था इसमें? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, one party making the offer, one other accepting it. So two parties, one making the offer, other, इसको मतलब आप ऐसा कर सकते हो, accepting। ठीक है, ये मतलब आप ऐसा या तो डायग्राम बनाओ या फिर ऐसा लाइन वाइज भी लिख लो। पहले अपन ने अदर पॉइंट्स देखे, 10 जो भी है, 10 के आधार अलावा जो है उसमें पहले साइड हेडिंग्स लिख ली सब, एंड हर एक हेडिंग के नीचे उसके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए, शॉर्ट वर्ड्स लिख लिए। इसमें से और भी कोई आप लिख सकते हो। नेसेसरी टू रिमेंबर आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज टू बी असर्टेनेबल। सो आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू बी असर्टेनेबल। ठीक है, मतलब पूरा आपका 5 लाइन का 1 लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, केस लॉ उसी के रिलेवेंट, उसी के नीचे आप केस लॉ का भी रेफरेंस दे सकते हो। अपन ने जो क्लास में एग्जाम्पल डिसाइड किया, डिस्कस किया, डिसाइड किया, उसका रेफरेंस आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। अब दूसरी एक और चीज आती है उसमें, बीच बीच में कहीं पे होती है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस को मेक श्योर कि आप जैसी डेफिनेशन दी हुई है वैसी डेफिनेशन लिखें, क्योंकि हमें एग्जाम में भी जैसी डेफिनेशन दी हुई है वैसी डेफिनेशन पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो डेफिनेशन में कोई कट शॉर्ट या ऐसा छोटा नहीं होता है, बट पॉइंट्स को, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल मैंने बताया, इसमें आप अपने हिसाब से और इंप्रूवाइज कर सकते हो, कैसे करे क्या करे, बट नोट्स कैसे बनाते हैं टू गिव यू एन आइडिया, अपन ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप और एक चीज जो कर सकते हो कि इसके नीचे चैप्टर एक बार हो गया कि उसके बाद में आपने लिख लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रेफरेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास में से फॉर एग्जांपल अपन 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अपने पास में आखिरी दिन में ये तो टाइम तो बचता नहीं कि पूरे 100 क्वेश्चंस देखे, अपने को पूरे कॉन्सेप्ट्स भी देखना है कवर क्विकली, प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी देखना है, राइट। तो अपने को अभी पढ़ते पढ़ते ही क्या डिसाइड करके रखना है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एक ही इसमें कवर कर लें। ठीक है, दूसरा अगर कोई क्वेश्चन अपने को बस एक बार पढ़ा और उसका बरोबर एक बार में आंसर समझ में आ गया तो वो आपके लिए इजी है। ठीक है, अगर आपको बार बार पढ़ने के बाद में भी ध्यान में नहीं रह रहा है क्या लिखना है, क्या वर्डिंग्स है, तो वो आपके लिए थोड़ा हार्ड हो गया। दैट वुड ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इंपॉर्टेंट वन फॉर यू, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आखिरी टाइम पे देखना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज कर सकते हो आप क्वेश्चंस के लिए कैटेगराइजेशन ABC। ठीक है, ए क्वेश्चंस जो कि आपको आखिरी में देखना ही देखना है, बी वाले नहीं देखा तो चलेगा बट टाइम रहा तो देख लूंगा, सी वाले लीस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं या कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है, तो अपने को आखिरी में क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैक्सिमम अपन कैसे कवर कर सकते हैं या जो वीक एरियाज है उसको अपन अकॉर्डिंगली अभी से मार्क करके चल सकते हैं क्वेश्चंस को भी। ठीक है, एंड वो क्वेश्चन का रेफरेंस आप चाहे तो अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं, सो दैट अपन ने एक बार कॉन्सेप्ट फट से पढ़ लिया, कौन से क्वेश्चंस मुझे देखने हैं वो फट से देख लिया, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप चाहें तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि बुक में पढ़ते पढ़ते हाइलाइटर्स आते हैं, राइट। हाइलाइटर से जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लिया, जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में जगह जो थोड़ी बहुत रहती है वहां पर लिख लिए, थोड़ा किचड़ मिचड़ वहां पे हो जाता है, वहां पे लिख सकते हो।
स्टिकी नोट्स, फ्लैग्स ये आते हैं, राइट। स्टिकी नोट्स जहां पे भी लगा स्टिकी नोट पे लिख दिया, एग्जाम्पल जो भी अपने को समझा वो लिख दिया, चिपका दिया, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि आपकी पूरी बुक भी आंखों के नीचे से चली जाती है और फटाफट रिवीजन भी हो जाती है, ठीक है। गॉट इट? एनी डाउट्स? एक और चीज आप इसमें यूज कर सकते हो, कलर्स, राइट। आप जितने ज्यादा नोट्स को अट्रैक्टिव बनाओगे, प्रेजेंटेशन अच्छे साथ में बनाओगे, उतना आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा बार बार उसको, और समझ में भी जल्दी आएगा। 3-4 कलर की पेन्स आप यूज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, जो भी आपको कलर पसंद है, राइट। एकदम अब ऐसा मत करना कि उस पे मतलब अपन ड्राइंग बनाते ही जा रहे और पूरा बहुत टाइम उसमें ही जा रहे। अपना जो पर्पस है बस वो सॉल्व होना चाहिए कि अट्रैक्टिव और अपने को माइंड में कैप्चर हो जाए फट से, तो आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर स्कीम, ठीक है। ऑल गुड यहां तक? परफेक्ट। चलें आगे इकोनॉमिक्स पे। ओके, इकोनॉमिक्स में भी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम की बात किए थे अपन ने, यहां पे एक डायग्राम को मार्क करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वांट्स, नीड्स हमने देखे थे, एंड्स, राइट। सिमिलरली जो उसके साइड पॉइंट्स थे, साइड पॉइंट्स लिख लिए, डेफिनेशंस लिख लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा एकदम इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 1-2 शॉर्ट वर्ड्स में लिख लिया और आपका काम हो गया। ओके, कहां थे अपन? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। डिमांड एनालिसिस देखा था अपन ने, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस देखा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या देख रहे थे अपन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है, उसमें पॉइंट अपना था मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। एनालिसिस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ऑनलाइन वालों सब सही से आ रहा है आवाज? ओके परफेक्ट, तो यहां पे फिर इनपुट, ओके, हेलो हेलो, ओके चलिए। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन which the firms have to face. This helps in determining the degree of market power. Price theory explains how prices are determined under different kinds of market conditions and assists the firm in framing suitable policies. ठीक है, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, आई थिंक कुछ इनपुट का इश्यू है सिस्टम। ओके चलिए, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन एंड हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशन। अब देखिए, ऐसा समझिए कि यहां पर मेरे है ना दो बिजनेस है, मेरे दो बिजनेस है। एक बिजनेस है सब्जी का, भाजी पाले, पता है सबको, सब्जी का बिजनेस है, जो कि मैं सब्जी मंडी में जाके वेजिटेबल्स एंड ऑल बेचता हूं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब इस केस में मार्केट बहुत बड़ा है मेरा,
राइट, बहुत सारे प्लेयर्स है, राइट, मैं सिर्फ मार्केट का एक पार्ट हूं, राइट। मेरे पास क्या इतनी ताकत है क्या कि मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के मतलब जो प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस ऊपर नीचे कर सकूं? क्या है मेरे पास इतनी पावर? नहीं है। कैसे होगी वो? क्यों? अगर मैं वहां पर अकेला प्लेयर रहता था या मेरे अलावा और कोई सब्जी नहीं बेचता था, तो उस केस में मेरे पास चांस था, मेरे पास पावर था कि मैं वो उसको फ्लक्चुएट कर सकूं, राइट। बट अभी इस केस में तो मेरे पास पावर नहीं है। अब दूसरा केस समझिए, मेरे पास दूसरा बिजनेस जो है वो है एक 7D थिएटर का। 7D थिएटर पता है सबको क्या होता है? एक हमारा जो नॉर्मल थिएटर है 2D 3D तो छोड़ो, उसमें मतलब सीट्स ऐसी हिलती है, छोटी छोटी फिल्म्स रहती है उसमें, शॉर्ट फिल्म्स 10-15 मिनट की। उसमें जैसा इफेक्ट जैसा मूवीज में हो रहा है वैसा इफेक्ट हमको भी महसूस किया जाता है, मतलब कराया जाता है। सीट हिलती है, नीचे से अगर पानी आ रहा है उसमें तो हमारे पैर पे पानी छोड़ेंगे, अगर आग लग गई तो पूरे थिएटर में गर्मी कर देंगे एकदम से। अकॉर्डिंगली 7D थिएटर होता है। मस्त कॉन्सेप्ट है। मुंबई में है, पुणे में आई एम नॉट वेरी श्योर, होगा भी तो एक आधा होगा शायद। अब पुणे में इसके लिए प्लेयर्स तो है नहीं ज्यादा, राइट। मैंने यहां पर ये थिएटर चालू किया है। अब मेरा कॉन्सेप्ट भी नया है, मार्केट भी है, लाइक राइट, लोग तो आते हैं देखने के लिए, इसको नया कॉन्सेप्ट है, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। क्या यहां पे मेरे पास पावर है कि मैं प्राइसेस अपने हिसाब से डिटरमाइन करूं, राइट। मुंबई में अगर 200 ले रहे हैं, मैं यहां पे अगर 300 भी चार्ज करूं तो शायद लोग दे देंगे, बरोबर। यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट का क्या पोजीशन है, अपनी पोजीशन क्या है मार्केट में, उसको देख करके हमको अपनी प्राइसिंग एंड ऑल पॉलिसीज जो है वो डिसाइड करनी होती है। Analysis of the structure of the market provides information about the nature and extent of competition which the firms have to face, helps in determining the degree of market power. Market power पहले स्ट्रक्चर में मेरे पास पावर नहीं थी, दूसरे इसमें पावर है, इसलिए अपने को ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अपनी पोजीशन क्या है। वेजिटेबल मार्केट में अगर मैं, ठीक है, यहां पे तो बहुत सिंपल सादा एग्जांपल है, बट कॉम्प्लेक्स मार्केट्स में ऐसा होता है कि अपने को समझ में नहीं आता कि अपनी पोजीशन क्या है एक्चुअली मार्केट में। अपन उस पोजीशन में है क्या कि अगर अपन ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे तो लोग देंगे क्या। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना एंड उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एस्पेक्ट दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। रिसोर्स एलोकेशन। Business economics, with the help of advanced tools such as linear programming, enables the firm to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. Optimum utilization, resources जो है वो तो अपने पास में लिमिटेड है, पैसा बोलो, लोग बोलो, जगह बोलो, राइट। तो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपन अपना प्रॉफिट, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये एनालिसिस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को देता है रिसोर्स एलोकेशन के माध्यम से। कैसे? लीनियर प्रोग्रामिंग एक आप वर्ड पढ़े हैं वहां पे। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है सर? लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं, क्या एक टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है बेसिकली, जिसमें कि अपन मतलब एकदम डिटेल में नहीं जाते उसके। पहले आपके सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट था क्यूटी, जिसमें कि वो कवर्ड था, अभी नहीं है, मतलब पहले वो क्यूटी ही अभी निकाल दिया है। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या करता है, एक इक्वेशन के थ्रू हमको अलग अलग वेरिएबल्स देता है और जो चीज हमको मैक्सिमाइज करनी है वो एक साइड में रहती है इक्वेशन के, एंड जो चीज हमारे पास में कंट्रोलेबल है वो दूसरी साइड में। तो इन चीजों को एडजस्ट करके हम इस चीज को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो बेसिकली हमको एक इक्वेशन के थ्रू वो देता है। ठीक है, इतना बस है अभी के लिए। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पैसा, ठीक है, अब कोई भी बिजनेस करता है तो पैसा लेता है लोन पे, राइट, या खुद का भी होगा तो भी उसमें कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड रहती होगी, राइट। पैसे के लिए इंटरेस्ट लगेगा, लोन लेते हैं अपन, एंड लोन को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब अपना प्रॉफिट कब बनेगा? जब इसकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न, इससे जो मेरे को पैसा आएगा वो ज्यादा रहेगा, यहां जो जाएगा उससे।
समझ रहे हो? मतलब मेरे को अगर 10% पर एनम 10% पर एनम के हिसाब से अगर लोन मिल रहा है और मेरा को इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है 15%, तो मेरा 5% प्रॉफिट है। समझ रहे हैं सब? तो अगर मेरे पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर मैंने की है, ऑप्टिमम जो मेरे को रिटर्न दे रहा है उन चीजों में, तभी मैं अपने डिसीजंस प्रॉपरली ले पाऊंगा, राइट? फॉर मैक्सिमम और मतलब डिसीजंस के साथ अपने बिजनेस को सही तरीके से चला पाऊंगा। For maximizing its profit, the firm has to carefully evaluate its investment decisions and carry out a sensible policy of capital allocation. Theories related to capital and investments provide scientific criteria for choice of investment projects and an assessment of efficiency of capital. Business economics supports decision making on allocation of scarce capital among competing use of funds. मेरे पास ऑप्शन है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, बी में भी कर सकता हूं, सी में भी कर सकता हूं। जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रॉफिट एनालिसिस। Profits are most often uncertain due to changing prices and market conditions. Profit theory guides the firm in the measurement and management of profits under conditions of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful in फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट एनालिसिस का एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो हाउ इट्स डन इज, फॉर एग्जांपल मेरा लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट था 20% ग्रॉस प्रॉफिट, इस साल मेरा प्रॉफिट कितना है 18%, ठीक है, 2% की कमी आई है। क्यों आई है? मेरा कॉस्ट बढ़ा है क्या, या मेरी सेल्स कम हुई है क्या, राइट? एक बार प्रॉफिट क्यों कम हुआ ये अपन ने ऊपर देख लिया, फिर वी कैन डिग इन कि कहां पे कौन से एलिमेंट में चेंजेस हुए हैं। ऐसे ही हम डे टू डे भी कंपेयर कर सकते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर कर सकते हैं, ईयर टू ईयर भी कंपेयर कर सकते हैं, मंथ टू मंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। Business firms generally operate under conditions of risk and uncertainty. Analysis of risk and uncertainties helps the business firms in arriving at efficient decisions and in formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction. बिजनेस के लिए जो कंडीशंस है, एनवायरमेंट है, रिस्की एंड अनसर्टेन होता ही है, राइट? गवर्नमेंट कौन सी कब पॉलिसी लेके आ जाए, अभी माहौल क्या है, कैसा है, ये सारी रिस्क अपना प्रोडक्ट चलेगा या नहीं इस पे अफेक्ट करेगी, राइट? गेटिंग इट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है हमारे मार्केट में, पहले कभी क्या हुई थी, किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था या हमने कुछ और चेंजेस किए थे, तब रिस्क कुछ हमें फेस हुई थी क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी क्या, ये सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद में ही वी हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज। अभी तक कौन से पॉइंट देखे अपन ने? माइक्रो वाले, अब मैक्रो वाले, ठीक है? अभी अपन बेसिक पे चल रहे हैं एकदम, अपन डिगिन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एक बार एक काम कीजिए, पहले तो ये जो 7-8 पॉइंट है ना, ये एक बार क्विकली पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं हम।
डन? ओके, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इस पॉइंट को समझने के लिए ना एक बार हल्का सा यूनिट 2 पे चलते हैं, डिटेल में बाद में आएंगे, बट एक बार ऊपर से क्या है ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। Okay, we shall now examine the term economic system. Economic system refers to the sum total of arrangements or for the production and distribution of goods and services in the society. In short, it is defined as the sum of total devices which gives the effect to economic choice. It includes various individuals and economic institutions. You must be wondering how different economies would be solving their central problems. In order to understand, we divide the economies into 3 broad classifications based on production, exchange, distribution and the role which their government plays in economic activity. These are capitalist, socialist and mixed. सर कुछ भी नहीं समझा, क्या था ये? सर के ऊपर से गया। ठीक है, समझो। देखिए, कोई भी इकोनॉमी में ना प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कौन से? गुड्स एंड सर्विसेज का, एकदम ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं अपन, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। इंडिविजुअल कैसे करता है, क्या करता है, वो छोड़ दीजिए। ब्रॉड लेवल पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इकोनॉमी में, उस बेसिस पे इकोनॉमिक्स सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन से? पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट और तीसरा होता है मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, एक बात बताइए, प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज सुना है कभी नाम? पता है इसका मतलब क्या होता है? प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक और गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि मेजॉरिटी जो भी हमारे बिजनेसेस है, जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें हैं, सारी बिजनेसेस बेसिकली दे आर मोस्टली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, गुड्स एंड कमोडिटीज बोलो, ट्रांसपोर्ट बोलो, रेल बोलो, सब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा से ज्यादा, 100% अपन ना भी बोले तो भी more than 90% प्राइवेट प्लेयर्स के पास में होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, this is the predominant economic system in the modern global era in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. In short, private property is the mainstay of capitalism and profit motive is its driving force. अब बताइए, जब भी ये चीज मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में रहेगी हर चीज, तो उनका मोटिव पहला प्रॉफिट रहेगा या सोशल वेलफेयर या सोशल बेनिफिट रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। सोशल बेनिफिट किसी का होता नहीं है, मतलब बोलने के लिए होता है बहुत लोगों का, पर एक्चुअल में किसी का नहीं होता है। प्राइवेट में सबका प्रॉफिट मोटिव रहता है, राइट? तो इस केस में क्या होगा, हर कोई कंपीट करेगा अच्छे से, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड अच्छी करूंगा सर्विसेज, मैं ऐसा करूंगा और मैं हायर प्राइसेस भी चार्ज करूंगा। उस केस में हमको जो है प्राइसेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स तो हो सकते हैं कि अच्छे मिले, अच्छी क्वालिटी के मिले, बट उस केस में सोशल वेलफेयर इग्नोर हो जाएगा, राइट? जैसे हमारे यहां पर एक बिलो पॉवर्टी लाइन क्लासेस भी होती है, राइट? अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, अपन बेसिक राशन की बात करें, सबके बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, राइट? ये ज्यादा इक्वल एंड जस्टिफाइड है, राइट? सोशलिस्ट में अपन कैपिटलिस्ट की बात कर रहे थे, कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। Ideally, government has limited role in the management of economic affairs under this system. Some examples of capitalist economy may include United States,
United Kingdom, Hong Kong, South Korea, etc. However, many of them are not pure form of capitalism but show some features of being capitalist economy. अपन डिटेल्स में बाद में आएंगे इस पे, सिर्फ एक बार ऊपर से मतलब क्या है इन तीनों का वो हम देख रहे हैं. दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमीज. All members are entitled to get the benefit from the fruits of such socialized planning production on the basis of equal rights. A socialist economy is called as command economy or centrally planned economy. Socialist economy में majority जो है more than 90% और 100% सब कुछ गवर्नमेंट ओन एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है, प्रोडक्शन बोलो, चीजों का बोलो, कमोडिटीज बोलो, ट्रांसपोर्ट बोलो, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में रहता है. इसीलिए इसको हम एक और क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी. एक सेंटर में अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करेगा कि कैसे प्रोडक्शन होगा, कौन सी चीजों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा. सोशलिस्ट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम्पल है आपके ध्यान में? चाइना, नॉर्थ कोरिया. चाइना भी, नॉर्थ कोरिया भी. नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं. नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना तो होगा बहुत लोगों ने, कुछ वियर्ड चीज है. किसी को कुछ पता है? सॉरी हाँ, अभी वो बलून्स भेजे उन्होंने, राइट. हेयर कट वहां पर गवर्नमेंट के हिसाब से रखना पड़ता है, क्लोथिंग भी नहीं कर सकते. एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ, वहां पर ऐसा बोला जाता है नॉर्थ कोरिया में कि आपका प्रोफेशन, या प्रोफेशन छोड़ो, आपकी पढ़ाई भी वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है. अगर हमारे देश में, उनके देश में डॉक्टर्स की कमी हो गई तो वहां के जो बड़े भाई साहब है, किम जोंग जो भी उनका नाम है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये बच्चा अभी पैदा हुआ, ठीक है, इसको शुरुआत से ही हम मेडिकल फील्ड में डालेंगे, शुरुआत से इसकी उसी लाइन में पढ़ाई होगी एंड शुरुआत से इसको आखिरी में डॉक्टर ही बनाया जाएगा. सिमिलरली अगर इंजीनियर्स की कमी है तो इंजीनियर बनाया जाएगा. ठीक है, वहां पर जो प्रोफेशन या हमारी स्टडी की भी जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, और हम यहां पर राइट, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये वो रोते हैं. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बेटर और वी आर, सब मतलब है, बट बेसिकली व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड ना इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मेनी, राइट. ओके, सोशलिस्ट कहां थे अपन? सोशलिस्ट. Here the resources are allocated according to the commands of central planning authority and therefore market forces have no role in the allocation of resources. Under socialist economy, production and distribution are aimed at maximizing the welfare of the community as a whole. Hence central problems are solved through planning under socialist economy. Government decide करती है कैसे production होगा, क्या होगा, and उसके accordingly वो equal distribution basically ensure करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर सेंट्रल कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट इकोनॉमी चलाती है. दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, विच इज बाय एज द नेम सजेस्ट मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के पास में है, कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास में है. दोनों, हर सेक्टर में दोनों प्लेयर्स है. कुछ चीजें मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास में ही रहे, हो सकता है कुछ चीजें सिर्फ प्राइवेट के पास में ही रहे, बट ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी की बागडोर या पूरी इकोनॉमी किसी एक ही बंदे के हाथ में या सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में या सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, ऐसा नहीं होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल, मेरा भारत महान, इंडिया बेस्ट एग्जांपल. हमारे यहां पर मैक्सिमम बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट प्लेयर्स भी है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी है. सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स हैं ऐसे भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं. ट्रांसपोर्ट, रेलवेज सिर्फ गवर्नमेंट के पास में है, राइट. अभी तेजस वगैरह बोल रहे हैं प्राइवेटाइज करने का, बट स्टिल इट्स नॉट अ कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, एक्चुअली स्टिल विद द गवर्नमेंट.
Mixed economy. Every economy in the real world makes use of both markets and governments and therefore is a mixed economy in its nature. Aim to develop a system which tries to include the best features of both the controlled economy and market economy while excluding the demerits of both. ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं सर? पढ़ेंगे अपन इस पे, जब डिटेल में आएंगे इसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए वापस अपने यूनिट 1 पे आए। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। द मेजर इकोनॉमिक फैक्टर, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है उसके बेसिस पे, हमारा कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, उसके बेसिस पे हमारी पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी फिर, बरोबर। दूसरा, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। कभी भी हमारा जो बिजनेस होता है ना, वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है कि एक सीधी लाइन में बस चलते जा रहा है या फिर बस ग्रोथ ही हो रही है ऐसे। इट गोज लाइक कि ऐसा इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर एक सैचुरेशन आता है एंड देन डाउनफॉल होता है, फिर अगेन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सैचुरेशन यहां पर आता है एंड देन डाउनफॉल होता है। ठीक है, हर बिजनेस का ऐसा एक ऐसे स्टेजेस होती है, फेजेस होते हैं। तो हम कौन से फेज में हैं, कौन सी स्टेज में हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जनरल ट्रेंड्स क्या है? नेशनल इनकम कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, लोग अभी सेविंग्स की तरफ ज्यादा है क्या, कंजम्पशन की तरफ ज्यादा है क्या? जैसे कोविड के टाइम पे प्रोडक्शन करना ज्यादा या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, क्या ये अच्छा आइडिया रहता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंगली जो नेचुरल मैक्रो ट्रेंड्स अभी क्या चल रहा है इकोनॉमी में, उसके हिसाब से वी हैव टू कंसिडर। Government's economic policies like industrial policy, competition policy, fiscal policy, foreign trade policy and globalization policies, गवर्नमेंट कितना सपोर्टिव है हमें, वो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दे रही है क्या, राइट? फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स भी डिटरमाइन करेंगे हमारी पॉलिसीज, राइट? Working of central banks and financial sector and capital market and their regulation. Central banks and financial sector जो है वो कितना strong है, कितना steady है हमारे सारे transaction और money के flow को manage करने के लिए, उस पे भी हमारे macro economic मतलब decisions जो है वो determine करेंगे। Socio economic organizations like trade unions, producers, consumer unions and cooperatives. देश में कैसा माहौल है, ट्रेड यूनियन बना बना के अपनी दादागिरी चला रहे हैं क्या ज्यादा, अकॉर्डिंगली अपन कैसे मैनेज करेंगे, उस पे भी हम हमारे डिसीजन डिपेंड करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर एक कोई बिजनेस है बाहर का, उसको इन्वेस्ट करना है, उसके पास में दो ऑप्शन है, इंडिया और पाकिस्तान। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसका ज्यादा अच्छा है? इंडिया का, राइट? पाकिस्तान की तो खुद की इकोनॉमी अभी कैसी चल रही है उनको पता, राइट? अकॉर्डिंगली सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी डिफाइन करता है हमारे डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो कवर होते हैं। ठीक है, बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स as the firm has no control over these factors, it should fine tune its policies to minimize their adverse effect. Difference between economics and business economics. एक बार क्विकली ये डिफरेंस पढ़िए।
डन? ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं ना? एवरीवन विथ मी? यस और नो? ओके, हाँ, मीनिंग इट इन्वॉल्व्स द फ्रेमिंग. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स है बेसिकली. डिफरेंस तो सबको क्लियर है. बिजनेस इकोनॉमिक्स अपन ने देखा था. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का अप्लाइड पार्ट है जो कि हेल्प करता है अपने को डिसीजंस के लिए. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो है. बट बिजनेस इकोनॉमिक्स, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो थोड़ा ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक है इन कैरेक्टर. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थोड़े बहुत कंसिडर होते हैं, बट इट इज मोर माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. मेन टास्क इकोनॉमिक्स का क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज. राइट? थियरी देती है हमें. इकोनॉमिक्स जो है वो हमें थियरीज देती है कैसे नीड्स फुलफिल हो इंडिविजुअल्स की भी एंड एंटिटीज की भी. बट उन थियरीज को यूज करके प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है. प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटीज. नेचर, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव. और बिजनेस क्या? नॉर्मेटिव. क्या था पॉजिटिव नॉर्मेटिव? भूल तो नहीं गए? भूल गए? क्या था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव? पॉजिटिव मतलब बस ऐसा है, बस कॉज एंड इफेक्ट बता दिया, कि स्टेट कर दिया, असर्टिव कि ऐसा है ऐसा होगा. नॉर्मेटिव क्या था? कि सही क्या होगा, इसमें हम कैसे वैल्यू ऐड करके क्या कर सकते हैं बेटर. जजमेंट इज नॉर्मेटिव. स्कोप, इकोनॉमिक्स का बहुत वाइड स्कोप है सब कुछ. बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली नैरो क्योंकि इट फोकसेस ऑन वन बिजनेस और आवर डिसीजंस. ब्रांचेस, इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच. इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके वी हैव बिजनेस इकोनॉमिक्स. कंसर्न विथ all the theories from production to consumption including distribution etc. Business economics concerned with only profit theory ignoring the other theories. Other theories को completely ignore करता है ऐसा नहीं बोल सकते हम, but mostly it is mainly focused on profit theories. हमारा profit, business का profit कैसे maximize हो सके. Analysis involved, it includes analysis like of macro level issues like growth, inflation and employment. Business economics जो है analysis of micro levels like demand, supply and profit. Concentration, it concentrates only on economic aspects of any business problem. और business economics जो है on both economic as well as non-economic aspects of any business problem. और validity, it is based on certain assumptions. Assumptions हमने देखे थे, क्या मतलब assumptions क्या होते हैं, exceptions etc. Some assumptions become invalid when applied. Here we complete our first unit of first chapter. ठीक है? किसी को कोई डाउट यहां तक इकोनॉमिक्स में? ये सिर्फ हम अभी बेसिक्स पे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे भी जा रहे हैं. हो सकता है आपको कुछ चीजें इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगे, मतलब इतने जल्दी से एकदम मतलब दिमाग में जाएगी नहीं, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है. जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे सब कुछ समझ में आएगा. कोई डाउट किसी को? नो? ठीक है, तो क्या टाइम हो गया है? रुकते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं सेम टाइम. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.